In past, we were discussing one component system. वन कंपोनेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें सभी फेजेस का कंपोजिशन एक ही कंपोनेंट द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम. ये इन सभी सिस्टम्स में एक ही कंपोनेंट द्वारा जितने भी फेज एग्जिस्ट करते थे, चाहे 3 या 4 चाहे 2, एक ही कंपोनेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट से ही हम जो है डिफाइन कर सकते थे, जो सिस्टम हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में होता था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू कंपोनेंट सिस्टम. ऐसा सिस्टम जिसके सारे फेज दो कंपोनेंट से हम डिफाइन कर सकते हैं. ऐसा सिस्टम जिसके सारे फेज हम दो कंपोनेंट से डिफाइन कर सकते हैं, दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट से डिफाइन कर सकते हैं, उसे टू कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं. जैसा कि F = C-P+2 ये फेज रूल होता है, उसकी इक्वेशंस होती हैं. यहाँ C = 2 कंपोनेंट रख देंगे तो 2 × -P+2 4 -P डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है. F = 4 -P. अब बात यह है कि कम से कम P जो है वो एक जरूर होता है, तो 4 - 1 = 3, क्योंकि फेज की संख्या कम से कम एक जरूर होती है. तो इस टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 3 जो है होंगी. 3 कौन कौन सी होंगी? टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, और तीसरा वेरिएबल कंपोजिशन होता है. अब तीनों वेरिएबल को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, और ये कंसंट्रेशन है या कंपोजिशन है. तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 3 डायमेंशनल ही ये. लेकिन पेपर पर बड़ा मुश्किल होता है इसको रिप्रेजेंट करना, इसलिए क्या करते हैं, इनमें तीनों में से एक को किसी को फिक्स कर देते हैं. जैसे यहाँ कांस्टेंट कर दी कंसंट्रेशन को या कंपोजिशन को, तो प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करते हैं. यहाँ कर दिया प्रेशर को कांस्टेंट, तो 2 बचे हुए जो है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन वेरी हो जाती है. यहाँ एक कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर या कंसंट्रेशन वेरी करते जाते हैं. तो कुल मिलाकर के टू कंपोनेंट सिस्टम में अगर कम से कम एक फेज प्रेजेंट है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, यानी कि 3 वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता होती है. 3 को हम 3 डायलग TDC में ही कर सकते हैं रिप्रेजेंट, पेपर पर मुश्किल होता है. तो इसलिए तीनों में से एक को किसी को कांस्टेंट रख करके बाकी दो के बीच कर्व खींच लेते हैं. यहाँ कांस्टेंट कंसंट्रेशन कर दी, यहाँ प्रेशर कर दी, और यहाँ टेम्परेचर कर दिया, और बाकी बचे हुए के बीच में हमने कर्व ड्रॉ कर लिया. अब बात आती है कंडेंस्ड फेज रूल. कंडेंस्ड फेज रूल कि अगर मान लो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 वेरिएबल को प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन को हमें फिक्स करने की जरूरत है, तो एक को हम कांस्टेंट रखेंगे. जब एक को कांस्टेंट रख देंगे तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि ये -1 हो जाएगी. F में -1 कर देते हैं. ये फेज रूल की इक्वेशन F = C-P+2 होता है. तो यहाँ 1 माइनस कर देते हैं, जिसको हम कांस्टेंट रख देते हैं, जिस भी वेरिएबल को. तो अगर एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख दिया तो यहाँ ये इक्वेशन F = C-P+1. तो ये कहलाती है कंडेंस्ड और रेड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन. अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम करके फेज रूल इक्वेशन निकालते हैं तो कंडेंस और रेड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन कहलाती है. और कंडेंस सिस्टम या रेड्यूस्ड सिस्टम वो कैसा होता है? वो क्या होता है कि आप ये समझिए कि जैसे ये
ये बीकर है और इसमें ये एक सॉलिड है। ठीक, ये सॉलिड है और ये इसके लिक्विड प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में। तो ये जो है क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता है, चाहे लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो। अब क्योंकि ये दो फेज प्रेजेंट हैं एक साथ, ये पानी है, सपोज करो ये वाटर है और ये वाटर की वेपर्स हैं, सॉरी ये तो आइस है और ये वाटर है। तो ये तभी कब प्रेजेंट होंगे जब 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर होगा, एक तरीके से है। तो उस कंडीशन में ये हम जब सॉलिड का टेम्परेचर घटाते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है और इतना कम हो, तो ये गैस के मुकाबले तो बहुत कम होता है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर सॉलिड का जब लिक्विड साथ में प्रेजेंट है, यानी कि कंडीशन तो वही होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसे कांस्टेंट मान लेंगे। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे कंडेंस स्टेट या कंडेंस स्टेट या कंडेंस सिस्टम। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब कांस्टेंट मान लेते हैं हमारे पास जो है रेड्यूस्ड सिस्टम या कंडेंस सिस्टम मिल जाता है। अब इसी कंटिन्यूशन में हम डिस्कस करते हैं लेड सिल्वर सिस्टम। दो कंपोनेंट हैं, एक लेड है और एक सिल्वर है। इस सिस्टम में लेड और सिल्वर की लैंग्वेज में हम पूरे सिस्टम के सभी फेजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जैसे क्या है, ये एक बीकर है एक तरीके से। तो इसमें सपोज करो ये पानी भरा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल इस तरीके से, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं। ठीक, इसको एवाक्यूएटेड कर रखा है, तो यहाँ जो है इसके मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में भी जाएंगे जब जगह खाली छोड़ेंगे। ठीक, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसी बीकर में मान लो हम ये, चलिए तो ये और ये ठीक, इसमें सपोज करो ये तो हमारा पानी है, इसमें चीनी और मिला देते हैं, चीनी ये मिला दी चीनी के पार्टिकल मिला दिए। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं कि वेपर, ये जो हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल को ये चीनी के मॉलिक्यूल, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, चीनी के मॉलिक्यूल को कम वेपर फेज में जाने देते हैं। तो क्या हुआ, लेस वेपर प्रेशर
हो जाता है। ठीक, जब जो है वाटर प्लस शुगर हो जाती है। तो जब किसी लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी कि शुगर मिला देते हैं तो वे उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल ये देखिए, पानी को उबालते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी उबलता है, उसमें चीनी मिलाते हो तो उसे उबालने के लिए और हीट की ज़रूरत पड़ती है। गर्म पानी में ज़्यादा चीनी घुल जाती है और ठंडे पानी में कम चीनी घुलती है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। अब ये देखिए कि हम पानी में चीनी मिला करके चाशनी बनाते हैं, इससे पहले कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि चीनी पानी में, अब मान लो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में पे पानी में चीनी मिलाते हैं कब तक कि जब तक कि घुलनी बंद ना हो जाए, तो वो जो सॉल्यूशन मिलता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और वो जो अमाउंट यानी कि चीनी का अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो प्रेजेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि चीनी ज़्यादा घुल जाती है, तो टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक, अब क्या होता है कि हमने देखा कि जो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसका वेपर प्रेशर, इसे जो है हम ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं। यो सॉलिड का लिक्विड का मतलब मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड मेल्ट होता है और लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो फ्रीज होता है। और बात ये होती है कि ये जो है लिक्विड जब ये प्लस हीट लेता है, ठीक, और ये हीट सॉलिड, सॉरी यहाँ से ये बताता है, ये जो है सॉलिड वाला ये प्लस हीट लेता है मेल्ट के लिए, और फ्रीज के लिए ये हीट निकालता है। ठीक, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा, मेल्ट होगा तो हीट लेगा, और लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होगा तो फ्रीज होगा तो वो हीट निकालेगा। तो हम टेम्परेचर कर करके तो लिक्विड का सॉलिड बनाते हैं और टेम्परेचर बढ़ा करके सॉलिड का लिक्विड बनाते हैं। ठीक, अब क्या है, जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जिस पर लिक्विड सॉलिड में फेज, ये वाला ऊपर वाला, और जब ये लिक्विड जो है सॉलिड में फेज होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन न्यूमेरिकली दोनों चीज बराबर होती हैं। 0 डिग्री पर ही लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है और 0 डिग्री पर ही सॉलिड लिक्विड में चेंज सॉलिड 0 पर लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड 0 पर ही सॉलिड में चेंज होता है। यानी कि थोड़ी सी हीट दे दें तो लिक्विड बन जाता है, और यहाँ से थोड़ी सी हीट निकालते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। अब एक बात आती है कि कुल्फी वाले बर्फ में
नमक क्यों मिलाते हैं, बर्फ में नमक क्यों मिलाते हैं? जैसे कि पानी में चीनी मिलाई तो इसका वेपर प्रेशर घट गया, बर्फ में सॉल्ट मिलाया तो वेपर प्रेशर घट गया, और वेपर प्रेशर घट गया तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट, ठीक, दैट इज टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आइस में साल्ट मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट, दैट इज डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, घट जाता है। क्यों मिलाते हैं? कि आसानी से वो मेल्ट ना हो, आसानी से मेल्ट ना हो, यानी कि ज़्यादा गर्मी पड़े तब वो पिघले, ज़्यादा गर्मी पड़े यानी कि ज़्यादा हम हीट दें उस सिस्टम को तभी वो पिघले, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका घट जाता है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि जब हम किसी सॉल्ट में, किसी सब्सटेंस में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट यानी बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट नमक मिलाने से घट जाता है, ठीक। और क्या होता है? तो कुल्फी वाले तो बर्फ में नमक मिलाते हैं कि टू रिड्यूस इस मेल्टिंग पॉइंट। और देखो पहाड़ों पे तो क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है, पहाड़ों पर जब सर्दी पड़ती है तो वहाँ बर्फ जमा हो जाती है, बर्फ जमा हो जाती है तो वहाँ नमक मिलाते हैं। तो वो नमक क्यों मिलाते हैं? टू डिक्रीज इज फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, यानी कि ज्यादा ठंडक देनी पड़े तो वो जो है बर्फ जमे, ठीक, ज्यादा कूलिंग करें तब वो क्या नाम है हमारे बर्फ जमे, इसलिए बर्फ ना जम पावे इसलिए उस पर नमक डाल देते हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट में ये कहना है कि अगर किसी सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इम्प्योरिटीज, यही कहना है बस कि मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज मिलाने पर घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जिस पर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर वो लिक्विड सॉलिड में सॉलिडिफाई होता है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि मान लो हमने बहुत ज़्यादा गर्म करके पानी को खुला के और पानी खुला करके जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, चीनी की चाशनी बना ली, ठीक। जब चीनी की चाशनी बना ली फिर उसे ठंडा करने को रखा, जब ठंडा करने को रखा तो क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, जब वो टेम्परेचर कम हुआ तो जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हम देख रहे हैं उस पर जो सॉल्युबिलिटी है वो रहेगी, बाकी बचा हुआ वो सॉलिडिफाई होकर के निकल जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है वैसे वैसे वो सॉलिड अलग होता चला जाता है, प्रेजेंट वाले टेम्परेचर तक ही वो जो है अपने अंदर घोले रखता है, बाकी को निकाल देता है। तो जैसे पानी में, गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में बहुत सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया चीनी का, तो जैसे वो ठंडा होगा तो वो जितना एक्स्ट्रा घुला हुआ होगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो सॉलिड के रूप में बाहर निकल जाएगा और बचा हुआ जो है चीनी मिठास पानी उसमें रह जाएगी। तो चाशनी के केस में ऐसा ही होता है कि अगर सर्दी पड़ गई है तो वो ऊपर वाले जो है वो चाशनी सीधी वो जो है चीनी जमी रहती है, नीचे जो है वो चाशनी रहती है। तो जब हाई टेम्परेचर पर
हाई टेम्परेचर पर एक ज़्यादा मात्रा सॉल्यूट की घोल ली जाती है, तो जब वो ठंडे होता है तो वो अपने टेम्परेचर पाकर, अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पाकर के जो एक्स्ट्रा सॉलिड है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट है, उसे सॉलिडिफाई कर देता है और उस टेम्परेचर के लायक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो बनाए रखता है। तो हाँ, तो अब वी आर डिस्कसिंग द फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम। इधर ये तो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, इधर ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन किस प्रकार का है कि लेड यहाँ पर 0 है, परसेंट दोनों के मिलाकर के परसेंट निकल रही है, 0% है और इधर को बढ़ता चला गया, तो बढ़ता चला गया और ये इधर लास्ट में आके 100% हो गया। इधर सिल्वर 0% है और धीरे इधर को बढ़ रहा है और यहाँ आकर के ये 100% हो गया। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 100, इस लाइन पर 100% लेड है, तो लेड जो है यहाँ पर ये इसका सपोज करो टेम्परेचर ऊपर को बढ़ रहा है, ये 327 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ये 0% सिल्वर है तो 100% है, तो लेड का ये जो है 327 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। इधर देखते हैं यहाँ 0% लेड है, 100% सिल्वर है, तो ये जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर है इसका जो यहाँ पर 961 डिग्री सेल्सियस यहाँ इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। जैसा कि हमने बताया कि जब बर्फ में नमक मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है, तो ये 961 है ये डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर का, और लेड इधर को बढ़ रहा है और सिल्वर इधर को घट रहा है। तो जैसे जैसे लेड बढ़ता चला जा रहा है तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे को घटता चला जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर नीचे घटता है। जैसे जैसे लेड की मात्रा लेफ्ट को बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे ये मेल्टिंग पॉइंट घटता है और ये यहाँ तक घटता है, सी पॉइंट तक। इधर देखते हैं लेड, ये जो है लेड है, ये सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, यहाँ ये लेड है। लेड में जैसे जैसे सिल्वर मिला रहे हैं वैसे वैसे लेड का मेल्टिंग पॉइंट भी घटता चला जा रहा है, इसका भी यहीं तक घटता है। इसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट नहीं घटता है। ठीक, अब क्या देखते हैं कि अब दूसरी तरह से देखते हैं कि ये जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो ये हम पहले इससे बात करेंगे, ये इसका AC जो है, AC जो है ये मेल्टिंग, AC की बात करते हैं, AC मेल्टिंग पॉइंट कर्व और फ्यूजन कर्व ऑफ लेड, और BC मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर। ठीक, अब ये देखते हैं कि अलोंग, अब हाँ क्या होता है कि हमने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस टेम्परेचर पर चीनी का वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो यहाँ जो है, यहाँ 100% था लेड, है ना, और जब हमने इसको मिलाया, क्या कहते हैं, सिल्वर को, यहाँ सिल्वर जो यहाँ 0 से कुछ आगे है ये जो मिली, तो यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया, किसका, लेड का। लेड का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये लेड, एक तो लेड अलग हो गया, यहाँ से सॉलिडिफाई हो गया, और ये चाशनी की तरह ये सॉल्यूशन जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सिल्वर और लेड का लिक्विड, जैसे पानी की चाशनी प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ इधर को सिल्वर की परसेंटेज बढ़ रही है, जैसे जैसे सिल्वर की परसेंटेज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लेड का घट रहा है और लेड सॉलिडिफाई हो रहा है, लेड यहाँ सॉलिडिफाई हो रहा है, और इधर जो है ये सिल्वर की कंसंट्रेशन, परसेंटेज, कंपोजिशन बढ़ रहा है और यहाँ तक होता है। ठीक, उस इधर की साइड में देखते हैं तो यहाँ जो है
ये सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है और सिल्वर में लेड इधर को बढ़ रहा है, ठीक है, ये 0 है, इधर को बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लेड बढ़ रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, ये तो है ही है। तो हमने क्या बताया, जैसे पानी में बर्फ़ में नमक मिला, हाँ चाशनी में, चाशनी का जब टेम्परेचर यहाँ ऊपर ये जो है क्या है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर और लेड का, लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो यहाँ से ये जैसे चाशनी में से चीनी अलग हो जाती है, ऐसे ये सिल्वर अलग हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है यहाँ। तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, एक तो सॉलिड सिल्वर बन जाएगा। अब बचा हुआ चाशनी की तरह लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन रह जाएगा, ठीक। तो ये दोनों मेल्टिंग पॉइंट कर्व हैं, इन दोनों के इसमें क्या है कि इसमें लेड ये जो है एसी में कि एक तो हमारे पास सॉल्यूशन है और दूसरा सॉलिड लेड इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, यानी कि फेज 2 है, ठीक। एक तो सॉल्यूशन है ये जिसमें पिघला हुआ लेड और सिल्वर है, और एक लेड सॉलिड है अलोंग एसी। दो फेज हैं, तो F इक्वल टू कंपोनेंट भी 2 हैं पूरे सिस्टम में, लेड और सिल्वर। C माइनस P जो है फेज की संख्या 2 है, और ये प्लस 1 रेड्यूस्ड फेज रूल। तो यहाँ से जो है C भी 2 हैं, इसे 2 ही कर दें यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से 1 हो गई, कि हम यहाँ कह देंगे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंपोजिशन पर्टिकुलर होगा, सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर होगी, ठीक है, या पर्टिकुलर कंपोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलर होगा। तो केवल एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, टेम्परेचर कह दो या मेल्टिंग पॉइंट कह दो या कंपोजिशन कह दो। पर्टिकुलर कंपोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंपोजिशन ये होगा। तो ये मोनोवेरिएंट होगा अलोंग AC। इसी तरीके से अलोंग BC क्या क्या होगा कि एक तो सॉल्यूशन होगा चाशनी एक तरीके से, और एक सॉलिड सिल्वर होगा, ठीक। तो यहां भी फेज 2 ही होंगे हैं, और फेज 2 होंगे, और उसी तरीके का ये इक्विलिब्रियम होगा कि फेज डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1 मोनो वेरिएंट, कि पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर कंपोजिशन पर्टिकुलर होगा या पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलर होगा, ठीक। अब पढ़ते हैं डिस्कस पॉइंट C को। ये जो C है इसे कहते हैं यूटैक्टिक पॉइंट। इस यूटैक्टिक पॉइंट पर एक तो ये देखिए यहाँ ये लेड है, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर तो ये लिक्विड है, यहाँ सिल्वर है और यहाँ टोटली सिल्वर है, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा ये जो इसके पर्टिकुलर जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन कितना है, ये हुआ 2.60, ये 2.60 तो सिल्वर है, और बाकी 97.4 जो है ये लेड है, इस C पॉइंट के करस्पॉन्ड। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में है इस टेम्परेचर पर वो तुरंत सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो हम ये देखते हैं कि जब AC के दौरान लेड सेपरेट हो रहा, सॉलिडिफाइड हो रहा, तो यहाँ तक होगा, इसके बाद लेड सेपरेट होना बंद हो जाएगा। यहाँ ये जो है मेल्टिंग पॉइंट कर्व BC का है, यहाँ सिल्वर सॉलिडिफाइड होकर आ रहा था, यहाँ सिल्वर सॉलिडिफाई होना बंद हो जाएगा। इधर लेड इस पॉइंट पर आकर लेड सॉलिडिफाई होना बंद हो जाएगा, इस पॉइंट पर सिल्वर सॉलिडिफाई होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ रह गए हमारे लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन, जो कि 2.6% सिल्वर है और 97.4% हमारा लेड है। ये इस टेम्परेचर पर आकर तुरंत जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है यहाँ से ये अलग नहीं हो पाएगा इस पॉइंट पर आकर के, ना ही लेड और ना ही सिल्वर। इतना ये कंपोजिशन जो है तुरंत जो है हम कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हम और को वेरीफाई करते हैं तो उसमें कम से कम 2.6% सिल्वर जरूर रहता है, 97.4% लेड रहता है। जहाँ तक जो सेपरेट हो गया लेड हो गया, यहाँ तक जो सेपरेट हो गया सिल्वर सेपरेट हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो DD डैश है 303 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद जो है केवल सॉलिड, और ये यूटेक्टिक मिक्सचर है, और ये इधर सॉलिड यूटेक्टिक मिक्सचर है। ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है, ये टेम्परेचर इसका जो है 330 डिग्री सेल्सियस यूटेक्टिक टेम्परेचर है, और कम जो 2.6% सिल्वर और 7.4% लेड, ये यूटेक्टिक कंपोजिशन है। ठीक, यहाँ ये देखिए कि एक तो लेड प्रेजेंट है ये इधर, एक यहाँ सॉलिड लेड प्रेजेंट है, सॉलिड सिल्वर प्रेजेंट है, और ये लिक्विड प्रेजेंट है जिसमें इतना % जो है ये कंपोजिशन है लिक्विड का। तो 3 फेज यहाँ एक साथ प्रेजेंट हैं एट C पर, फेज =3 और 3, और ये जो है फेज रूल हो गया यहाँ से F = 2 - 3, और रेड्यूज वो हो गया हमारा फेज रूल, +2 की जगह +1 है ना, और तो ये हो गया 0। ठीक, तो यहाँ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 0y यानी कि नॉन वेरिएंट हुआ। ये यूटेक्टिक टेम्परेचर फिक्स है लेड सिल्वर के लिए, जो कि 330 डिग्री सेल्सियस है। उस पर उसका कंपोजिशन ये 97.4% लेड और 2.6% सिल्वर, ये फिक्स है। तो ऑटोमेटिकली फिक्स है ये यूटेक्टिक पॉइंट पर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो देन हियर नो नीड टू फिक्स द वेरिएबल, therefore degree of freedom is equal to 0. Now we are discussing the area. एरिया, इस एरिया में AC और BC से ऊपर केवल लिक्विड प्रेजेंट है, एक फेज प्रेजेंट है, फेज = 1, कंपोनेंट = 2 - 1 + 1, ये जो है 2, तो यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ इस एरिया में केवल लिक्विड प्रेजेंट है, एक फेज प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट -1 फेज +1 = 2, बाई वेरिएंट कि इस टेम्परेचर पर, इस कंपोजिशन पर ये फेज प्रेजेंट है, इस टेम्परेचर पर, इस कंपोजिशन पर ये फेज है। तो यहाँ प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो यहाँ ये सिस्टम बाई वेरिएंट होगा। इसके अलावा हर फेज में, हर एरिया में 2 फेज हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, चाशनी एक तरीके से, अरे ये चीनी की तरह सॉलिड लेड। यहाँ जो है इस एरिया में चाशनी की तरह सॉल्यूशन और चीनी की तरह सिल्वर लेड। और यहाँ 2 फेज हैं, एक तो जितने सॉलिड होते हैं उतने फेज होते हैं, इस D डैश के नीचे जितने सॉलिड होते हैं उतने फेज होते हैं। तो यहाँ लेड
और सिल्वर 2 सॉलिड हैं, तो यहाँ भी फेज 2 हुए। तो जहाँ फेज 2 होते हैं वहाँ अब इसकी बात करें, यहाँ फेज 2 हुए, तो फेज 2 हुए तो यहाँ डिग्री ऑफ एफ इजक्वल टू 2 - 2 प्लस 1 यानी कि 1। यहाँ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुई, इसमें भी 1 हुई, इसमें भी 1 हुई, इसमें भी 1 हुई, इसमें भी 1 हुई और इसमें भी 1 हुई। ठीक है, यहाँ भी 1 हुई, यहाँ भी 1 हुई, क्योंकि 2-2 फेज हैं, 2-2 फेज हैं। तो मतलब ये हो गया कि हम कहेंगे कि ये इस टेम्परेचर के नीचे ही जो है ये इसके नीचे ये 303 डिग्री के नीचे ये 2 फेज हैं, यहाँ इसके 327 के नीचे 2 फेज हैं और ये इसके 961 के नीचे 2 फेज हैं। तो केवल टेम्परेचर को डिफाइन करके यहाँ जो है इसको परिभाषित किया जा सकता है। हर जगह जो है हमारे 2 कंपोनेंट जो है सफिशिएंट है इसको स्पेसिफाई करने के लिए। अब एक बात आती है कि सपोज करो कि यह यहाँ पॉइंट है एक्स पर जो ये जो कंसंट्रेशन है ये वाली है, इसकी सीध में टेम्परेचर ये वाला है हाई टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन है इसका, जिसमें कि हमारा लेड ज़्यादा है और सिल्वर कम है। ये सिल्वर कम है और लेड 100% इधर है ना, तो ये इसमें इस पॉइंट पर लेड ज़्यादा है और सिल्वर कम है। अब जैसे जैसे इस कंपोजिशन को हम धीरे धीरे इस कंपोजिशन के लिक्विड को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो इस टेम्परेचर तक आएगा। इस टेम्परेचर पर आके इसका ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होगा कि किसका, लेड का है ना ये, तो लेड सेपरेट आउट हो जाएगा, है ना, और लेड सेपरेट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये इस कर्व को एक्वायर कर लेगा आगे से, ठीक। और इस कर्व को एक्वायर करने के बाद कंपोजिशन कौन सा आएगा, ये वाला कि 2.6% इसमें सिल्वर है और 97.4% लेड है, ठीक। इसकी कूलिंग देखिए इस वाले की, यहाँ देखिए कि इस कंसंट्रेशन पर यानी कि जहाँ लेड कम है और सिल्वर ज़्यादा है, ये इस पर यहाँ ये टेम्परेचर है। यहाँ से इसको ठंडा करने का चालू करेंगे, टेम्परेचर नीचे को होगा। जब यहाँ तक पहुँच जाएगा टेम्परेचर तो यहाँ ये टच करेगा ये मेल्टिंग पॉइंट कर को या फ्रीजिंग पॉइंट कर, तो किसका है, सिल्वर का। तो यहाँ सिल्वर जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा, सिल्वर सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये इस कर्व को एक्वायर कर लेगा, क्योंकि सिल्वर की कंसंट्रेशन कम होगी और लेड की बढ़ती चली जाएगी, या है ना, लेड की बढ़ती चली जाएगी। और इस तरीके से लेड जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहेगा वैसे वैसे सिल्वर यहाँ से सॉलिडिफाइड होता रहेगा। और इस पॉइंट पर आकर के जहाँ की सिल्वर 2.6% तक हो गया और लेड 97.4% तक हो गया, इसके बाद सिल्वर जो है सेपरेट होना ख़त्म हो जाएगा, यहाँ लेड सेपरेट होना ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो इयोटेक्टिक कंपोजिशन है इसको कम नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ और होती है अर्जेंटीफेरस लेड की, जिसमें केवल 0.1% जो है हमारा ये वो होता है, क्या कहते हैं, सिल्वर। तो सिल्वर को सपोज करो यहाँ है, तो यहाँ से ये ठंडा करते हैं, तो इसके बाद जब ठंडा करते हैं तो ये वाले को एक्वायर करता रहता है, तो यहाँ से लेड अलग होता रहता है और सिल्वर की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। तो इसे कहते हैं पेटिशन प्रोसेस या डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, यानी कि लेड की यहाँ वो सिल्वर की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ाना।
ये जो है एडिशन प्रोसेस कहलाता है। तो फिर बताएंगे कि सपोज करो यहाँ ये 0%, अब तो यहाँ से 0.1% है इसमें सिल्वर, जो अर्जेंटिव फेरस लेड है उसमें। तो यहाँ से इसे यहाँ तक गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे और फिर उसे ठंडा करेंगे तो ये यहाँ आके टच होगा। यहाँ पे जब टच होगा तो यहाँ से जो है लेड सॉलिडिफाई होता रहेगा, और लेड सिल्वर का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट होता रहेगा, जिसमें कि सिल्वर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और लेड की कंसंट्रेशन घटती रहेगी, लेड परसेंटेज कंपोजिशन, और लेड सॉलिडिफाई होता रहेगा। इधर की साइड में जब करते हैं तो जहाँ जो है सिल्वर में लेड प्रेजेंट है, तो सिल्वर में जब लेड प्रेजेंट होता है तो सिल्वर को हाई टेम्परेचर पर जो है सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ आकर के जब ठंडा होता है तो इसके बाद सिल्वर सेपरेट होना चालू हो जाता है, और सिल्वर की जो है परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, लेड की घट हो जाती है। लेकिन इतनी लेड जो है जब मिक्स जो सॉल्यूशन होता है, इतनी परसेंटेज के जो सॉल्यूशन होता है, इसमें से किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। तो ये आपका जो है 2 कंपोनेंट सिल्वर जो है सिस्टम होता है। थैंक यू।